बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज क्रिकेट पे ही बात होगी और उसके साथ साथ कौमी खेल हॉकी पे ही बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अब से कुछ दिनों बाद जो है वो बांग्लादेश जा रही है, जहां पर वो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। टीम का ऐलान तो पहले ही हो गया, यकीनन आप सब लोगों को टीम का पता होगा, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि इस टीम में बाबर आज़म, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो नहीं हैं। तो हमारी टीम जो है बांग्लादेश में जनाब 3 T20 मैचेस खेलेगी। पहला मैच 20 जुलाई को है, दूसरा 22 को और तीसरा 24 जुलाई को है। और जनाब इस सीरीज़ के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो फ्लोरिडा जाएगी, जहां पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ 3 T20 मैचेस और खेलेगी। और इन T20 मैचेस खेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जाएगी वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ में भी फिर पाकिस्तान की टीम जो है 3 वनडे मैचेस खेलेगी। और यकीनन वनडे मैचेस की जो टीम होगी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, इसलिए कि उसमें बाबर आज़म भी टीम में शामिल होंगे, रिजवान भी होंगे और शाहीन शाह अफरीदी और उनके अलावा भी 1-2 खिलाड़ी शामिल होंगे। लेकिन जनाब यहाँ पर अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है उससे कबल शादाब अहमद और हारिस रऊफ़ जो है वो इंजरी का शिकार हो गए। वो ज़ाहिर है कि उस टीम में शामिल नहीं है। इसी तरह हसन अली, नसीम शाह और इरफान नियाज़ी जो हैं वो भी टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं, जबकि सुफियान मुकीम और नवाज़ जो हैं वो मोहम्मद नवाज़ वो टीम में दोबारा वापस आएँ। तो ये तो जनाब बांग्लादेश की जो टीम गई है उसकी ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस अभी कुछ दिनों कबल जो जनूबी अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है उसमें जनाब जनूबी अफ्रीका के टीम के जो नए कप्तान हैं वियान मिल्डर, उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाने का कारनामा अंजाम दिया, जहां उनकी ये ट्रिपल सेंचुरी पर उनको दुनिया भर से दाद मौसूल हो रही है। वहीं पर क्रिकेट के शायकीन का एक ऐसा हलका भी मौजूद है जिनको रिजर्वेशन है उनके इस डिसीशन पे कि उन्होंने जो है इनिंग्स को डिक्लेयर क्यों किया, जबकि वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे। तो बिल्कुल इसमें दो राय पाई जाती हैं, और जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है किसी भी खिलाड़ी की जानिब से ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है और नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। और होना तो यही चाहिए था कि जब आप एक रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं तो वो रिकॉर्ड आपको तोड़ना चाहिए था। जिस तरह से ब्रायन लारा ने लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो वियान मिल्डर को भी रिकॉर्ड तोड़ने की जानिब आगे बढ़ना चाहिए था। इस क्रिकेट में इस तरह की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जब बहुत से क्रिकेटर्स ने अपना कैरियर को तवील किया और उनके जो बोर्ड्स थे उन्होंने भी उनका साथ दिया। इस सिलसिले में कपिल देव और सचिन तेंदुलकर की भी बात की जाती है कि जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना था तो उनको मौके दिए गए और उन्होंने उनका कैरियर जो है थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ और उन्होंने मज़ीद मैचेस खेले, जिसके बाद वो उस टारगेट को हासिल करने में कामयाब रहे और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें हैं, दुनिया के क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं, ये इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जनाब हॉकी पे अगर हम आते हैं तो जनाब जो चीन में टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 18 एशिया कप, उसमें पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार रही है। और इससे कबल जो नेशंस कप हुआ था मलेशिया में, उसमें भी पाकिस्तान की टीम ने सिल्वर मेडल हासिल करने का कारनामा अंजाम दिया। तो जनाब क्रिकेट पे ही बात होगी और हॉकी पे ही बात होगी। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया के क्रिकेट की बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ जो यहाँ पर मैचेस हुए उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और वो उन चंद ऐसे खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी परफॉर्मेंस तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन किस्मत की देवी शायद उन पर मेहरबान नहीं हो सकी और वो टेस्ट नहीं खेल सके। लेकिन बहुत से टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। यकीनन आप समझ गए होंगे, इससे कबल भी हमारे साथ वो मौजूद रहे। साबिक फर्स्ट क्लास खिलाड़ी अनवारुल हक साहब हैं हमारे साथ मौजूद। अनवारुल हक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत
कैसे हैं? ठीक अल्लाह है। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अनवर भाई आपसे ही बात शुक्र होगी। अल्लाह और ताला। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर से आए हुए हमारे एक मेहमान हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, 38 साल का उनका तजुर्बा है। 1988 में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। और अगर मैं तमाम उनके जो रोज़नामे या जरीदे हैं उनका नाम लूँ तो ये 10-11 के करीब हैं। लेकिन बहरहाल उनकी बड़ी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसमें परफॉर्मेंस रही है। और उसके साथ साथ जनाब वो पाकिस्तान जो आर्मी की टीम से उन्होंने जूनियर चैम्पियनशिप में वो पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। और उनका बड़ा मतलब ज़बरदस्त उनका कैरियर रहा है। हम उनसे ख़ुद भी पूछेंगे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स कवर किए हैं उसके मुतालिक भी हम इनसे बात करेंगे। रफ़ीक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ रियाज साहब। अच्छा, चूँकि ज़ाहिर है आप मेहमान हैं हमारे, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। कभी कभी वैसे तो आप आते हैं यहाँ पर कराची, मतलब बड़े जो नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं मुख्तलिफ उनको कवर करने के लिए। लेकिन जनाब लाहौर की भी अपनी एक तारीख़ है, बड़े बड़े मतलब ये कि उसमें जर्नलिस्ट गुजरे हैं। अगर हम बात करें तो एक होते थे सैयद सुल्तान आरिफ साहब, और फिर आगा अकबर साहब हुआ करते थे, रज़ा हमीद साहब, आसिफ शेख साहब, इसी तरह अब्दुल हई भट्टी साहब हुआ करते थे। मतलब ये इनकी एक कैलिबर था स्पोर्ट्स में, बड़ा मतलब एक नाम था। इसी तरह शाहिद शेख साहब जो रोज़नामा जंग में, उनका भी मतलब अपने एक बात है। इसी तरह जाहिद मकसूद साहब हैं, यूसुफ अंजुम साहब हैं, और अशर भट्ट साहब हैं, मोहम्मद अली हैं, सोहेल इमरान हैं, चौधरी अशरफ हैं, अकील बिल्ला साहब हैं जो कि एसोसिएशन से भी उनका ताल्लुक़ है। इस तरह इकबाल हारपर जो हमने देखा कि 80s मिड 80s से मतलब वो इसमें सहाफ़त में, कैसर चौहान हैं, बाबर हैं और शहजाद मलिक हैं। अच्छा, हाफिज़ नईम और हाफिज़ शहबाज भी हैं, और भी हैं बहुत सारे जिनका ज़ाहिर है मैं नाम नहीं ले सकूँगा भाई। अगर मैं नाम नहीं मुझे पता तो मतलब उसके लिए माजरत। बाकी और भी हैं। तो चूँकि आप लाहौर से आए तो मेरे जहन में थे तो मैंने ये नाम लिए। इससे पहले कि रफ़ीक भाई हम आपसे बात करेंगे, अनवारुल हक साहब की तरफ हम जाते हैं। अनवर भाई ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश का दौरा कर रही है, और बांग्लादेश में उन्होंने 3 T20 मैचेस खेले हैं। वहाँ की विकटें जो हैं ज़ाहिर है स्पिनर्स के लिए साजगार होंगी। हमारी टीम में अबरार अहमद को शामिल किया गया है। आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है कैसी हो सकती है, और ये टीम जो है मेरिट पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज, असल में देखें बात यह है कि ये जो टीम बांग्लादेश हमारी गई है, मेरे अपने हिसाब से वहाँ के लिहाज से ये टीम बिल्कुल बैलेंस है। देखें 2 स्पिनर्स का इंडक्शन किया गया इसमें, नवाज का भी और उसका भी। तो ये मैं समझता हूँ अबरार अहमद, और ये हमारे पास 3-4 जो ना स्पिनर्स टीम में है। क्योंकि वहाँ की विकेटों की पिचेस की जो रिक्वायरमेंट है ना, वहाँ इतनी कोई तेज या फास्ट पिचेस नहीं है हमारी तरह, पाकिस्तान की तरह का वहाँ का एटमॉस्फेयर है, यही एक पाकिस्तानी का कल्चर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम मेरे अपने हिसाब से बेस्ट है इस T20 क्रिकेट के लिए। और बांग्लादेश सीरीज के लिए कुछ लड़के ऑलरेडी मस्ट ट्राई एंड टेस्टेड हैं, जिनको ड्रॉप भी कर दिया गया, कुछ लड़कों को इंडक्ट किया है, जैसे सुफियान मुकीम को भी दोबारा लेके आए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पहले भी डिजर्व करता था, उसको खिलाना चाहिए था होम सीरीज के अंदर। मगर चूंकि नाकिस हिकमत अमली, या उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि डेलिब्रेटली मकसद है उसको ड्रॉप कर देना, या शादाब को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है इस मुल्क में, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। अरे अनवर भाई, तो लॉबीज भी तो काम करती है ना, लॉबीज काम करती है ना। माफिया है सर ये, मैं हाँ। इसको माफिया लॉबिया नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये माफिया है। बिल्कुल, ये एक माफिया है, ये उसके तहत काम होता है। और फिर अगर मेरी जबान से शायद तो गलत अल्फाज आने के, मैं नहीं चाहता कि ये एक सिस्टम है जो पिछले, आप देखिए रियाज साहब आप खुद स्पोर्ट्स मैन है, और आपने अपने वक्त में बेहतरीन हॉकी खेली हुई है, और आप पिछले 30 साल से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो देखिए पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की। यहाँ जिस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमेशा विक्टिमाइजेशन की जाती है, वो अभी भी हो रही है। ये लिहाजा इस सिलसिले को बंद किया जाए और वो सोचा जाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। अभी अनवर भाई, अभी तो हम इस तरफ भी आएंगे जो कराची की टीम जो है उसमें कायद आज़म ट्रॉफी में नहीं, और आप 18 के बजाय 8 टीमें पार्टिसिपेट किया करेंगी, इस पर भी आएंगे। लेकिन चूंकि रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक भाई, बड़ा आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त कैरियर है, 38 साल आपका कैरियर है, और माशाल्लाह आप जो है मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स भी आपने कवर किए हैं, और कमोबेश मैं देख रहा था कि 10
जरीदों से, अखबारात से आप मुंसलिक रहें और अब तो आपका अपना वॉइस ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो ज़ाहिर है वो लेके चल रहे हैं आप। कहाँ से, मतलब मुख्तसरन बताइएगा, कहाँ से कैरियर का आगाज़ किया, कहाँ से सारी चीज़ें शुरू की और जो आपने इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए? रियाज साहब, सबसे पहले तो आपका और आपकी जो इंतज़ामिया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा, ये इस तरह है कि मेरे आबा व अजदाद जो थे ना, इंडिया झांसी से आए थे। अच्छा। वाले साहब, चचा वगैरह, तो वहाँ ध्यानचंद के साथ भी थोड़ा बहुत हॉकी खेला करते थे। मतलब आपके फोर फादर? अच्छा। तो जब यहाँ आए तो मैंने घर में ही खेल वाला माहौल था। वेरी गुड। मेरे वालिद साहब जो थे वो रेलवे में थे, तो हमें जो कोठी मिली हुई थी वो ग्राउंड के सामने थी। अच्छा अच्छा। तो मैं कभी कभार चचा ही उनके साथ चला जाया करता था। बहर खेलते खेलते वालिद साहब ने सिर्फ एक बात कही थी कि बेटे, अगर खेलना है तो प्रोफेशनल अंदाज में खेलना, वक्त गुजारा मत करना। तो खेल मैंने शुरू किया और खेलते खेलते मैंने लाहौर इंजीनियर क्लब थी उससे खेला, मुगलपुरा इंस्टीट्यूट से खेला, फिर एक इदारा था वर्कशॉप से खेला। फिर उसके बाद मुझे पाकिस्तान आर्मी से ऑफ़र हुई, वहाँ से मैं खेला। जूनियर चैम्पियनशिप मैंने खेली। बैड लक के दौरान कैम्प मेरी फ्रैक्चर हुआ तो मैं हॉकी से पीछे हट गया। तो बाजीद अहमद ख़ान साहब जो थे, मुझे जिनकी सरपरस्ती मेरी थी, और भी लोग थे जिनमें ऐसे कमर थे, ख्वाजा मजीद साहब मरहूम थे। बाजीद खान साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप ना जर्नलिज़म की तरफ आ जाए। बहरहाल मैंने जर्नलिज़म शुरू की। 88 में मैंने जर्नलिज़म शुरू की और पहला जो मेरा इंटरनेशनल इवेंट था वो चैम्पियंस ट्रॉफी जो हॉकी स्टेडियम में, आपने और भी मतलब इवेंट्स कवर किया? फिर 96 का वर्ल्ड कप कवर किया। वर्ल्ड कप का जो लाहौर में वो कवर किया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और फिर चलते चलते फिर मुख्तलिफ अखबारात से होते हुए आजकल जो है वो दिन डिजिटल है, वॉइस ऑफ स्पोर्ट डिजिटल पे काम कर रहा हूँ। और अभी तो हम उस पर आएंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके यहाँ लाहौर प्रेस क्लब में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब आए थे और उनसे जो आपने एक सवाल किया था, हम आएंगे ज़रा अनवारुल हक साहब से हम बात करें, उसके बाद फिर आपके पास भी आते हैं। अनवर भाई, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में एक मरतबा फिर तब्दीली की गई है और 18 के बजाय जो है 8 टीमें जो हैं शामिल होंगी और उसमें कराची की टीम जो है वो शामिल नहीं है, क्या कहेंगे? ये वर्स्ट डिसीजन है मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट की आप तारीख उठा के देखें तो जो चैंपियनशिप पाकिस्तान काज़म ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा जो है ना कराची की टीम ने जो है ना फतवात हासिल की हुई हैं। 2 साल पहले अंडर 19, अंडर 17, अंडर 13 और पूरी फर्स्ट क्लास की टीम कराची जो है टॉप ऑफ द लिस्ट थी। बात यह कि ये निज़ाम की जो खराबी है ना, मैं ये समझता हूँ माजरत के साथ, इमरान खान बहुत अच्छे बड़े क्रिकेटर थे, उनका बड़ा नाम था और जो भी कुछ है उन्होंने ये जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट और ये जो बंद कराई है ना स्पोर्ट्स, उसकी वजह से जो ना ये सारा हमारा निज़ाम तबाह हुआ है और उस तरह से हमारे लड़के नजर नहीं आ रहे हैं। और इस क्रिकेट से नुकसान है कि वो कराची वो जगह जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी है उससे आपकी हमारी टीम कराची की उसमें शामिल नहीं है। तो ये एक मजा का खेज सी बात है यार। मैं ये समझता हूँ कि इस पे रफीक साहब को एक तो पहले मेरा सलाम कहिएगा और उनसे कहिएगा कि इन तमाम चीज़ों को बजाय क्रिकेट को फ़रोग देने के, जितने ज़्यादा आप मैचेस कराएंगे उतने ज़्यादा लड़के टैलेंट सामने आपके उभर के आएंगे। आपने कराची की टीम को मसले के नज़रअंदाज कर दिया। मैं ये समझता हूँ ये क्रिकेट का बदतरीन ये टूर्नामेंट है। अच्छा, ये बताइएगा, अब वो आपको वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं रफ़ीक खान साहब, अनवार भाई। अच्छा, काइंडली ये बताइएगा कि अभी जो हाल ही में PSL हुई थी उसमें शाहीन शाह आफरीदी की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जो है बांग्लादेश की टीम में शामिल होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम में शामिल नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही फैसला है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, बात है कि वो पाकिस्तान का प्रीमियर और फास्ट बॉलर है और इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। अगर आपको इन टूर्नामेंट पे और इन 25 में ना देखें, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते हैं। ये इन्होंने अच्छा फैसला किया। ये T20 में यकीनन आपको जोर लगाना पड़ता है, 4 ओवर की क्रिकेट होती है। अगर इसमें रेस्ट देके दूसरे लड़कों को ले आना है तो ये वनडे क्रिकेट के लिए इनको रखा है। तो मैं ये समझता हूँ बुरा आइडिया नहीं है। वो पाकिस्तान का इसका टॉप क्लास बॉलर है, नसीम शाह हुए, ये टॉप क्लास बॉलर है, मगर इन द प्रेजेंस ऑफ हिम आप दूसरों को भी चांस देते रहे ताकि आप बैकअप में अपने लड़कों को तैयार करें कि कल कला को इनको इंजरीज हो, खुदा ना खास्ता परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, बैड परफॉर्मेंस हो, तो आपके पीछे कम से कम ये लड़के तैयार हो। इंजरी तो आजकल तो बर्निंग इशू जो इंजरी है
अनवर भाई मुस्तकिल इंजरीज हो रही हैं खिलाड़ियों को, तो इसमें ये इसमें जो है फिजिकल फिटनेस का भी दखल है। पिछले 1.5 साल से जो है ना ये शाहीन शाह अफरीदी इंजरीज के दौरान ही क्रिकेट खेलते रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है। और वो जो उनका एक हवा था या एक उनकी क्लास थी ना, उसमें उनका जो ना डिक्लाइन आ गया, सिर्फ इसलिए कि वो 100% अपने रिदम में गेंद नहीं कर रहे थे। सही, ठीक है अनवर भाई, इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद जो है हम एक मरतबा फिर यहीं से इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे और एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक फ़र्स्ट क्लास खिलाड़ी अनवारुल हक और स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रफ़ीक ख़ान। रफ़ीक भाई ये बताइएगा, इस वक्त जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तरफ हमारी हॉकी टीमें जो हैं वो निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब खिलाड़ियों को जो है डेली भी नहीं मिल रही है। हालात जो है फ़ंड्स के मतलब मामले में वहीं के वहीं हैं, स्पॉन्सर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो एक साल की परफॉर्मेंस है उसको किस तरह देखते हैं? देखें, इसको आप रियाज साहब परफॉर्मेंस खिलाड़ियों को अगर आप कहेंगे ना तो वेल डन। खिलाड़ियों ने, बच्चों ने भूखे रहकर उन्होंने खेल खेला है, ग्राउंड में भूखे पेट और खाली जेब खेला है। अच्छा, अब जहाँ तक आप फेडरेशन के अहदेदारान की बात करते हैं तो आप यकीन कर लीजिए कि अहदेदारान को खुद नहीं पता कि वो आया इस अहदे पे कब तक रहेंगे। ये मैं बड़ी हकीकत से बड़े उससे बात कर रहा हूँ, चूँकि पाकिस्तानी माशरे के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है। अब देखिए ना कि मेरे ही सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म साहब, साबिक़ निगरान ये मैं आपसे पूछने वाला था, मैंने आपसे कहा भी था, वो बताइए क्या। तो निगरान वज़ीर आज़म साहब से जब मैंने सवाल किया, जो लाहौर प्रेस क्लब में वो आए हैं, मैंने कहा जी आपने तारक बुख्ती साहब की और मोहसिन नकवी साहब, ये आपका क्लिप बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, हाँ, उनकी तकर्री की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि निगरान जो होते हैं वो रोज़मर्रा के अमूर को निपटाते हैं। आपने तो 3-3, 4-4 साल के लिए कर दिया है, जिस पे उसने बिल्लो को बड़े उससे नाराज़गी का इज़हार गुस्से में कहते हुए कहा कि बात यह है कि बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की हैं, मगर बात यह कि हमें साहब जो हुकूमत थी वो हमें ये इख्तियार दे गई थी कि हम आइंदा 5 साल के भी काम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने तारक बुख्ती को जो नामजदगी की है वो सरफराज बुख्ती साहब के दोस्त हैं, वो मेरे इलाके के थे, मैंने उनकी नामजदगी कर दी। तो बहरहाल अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ऐसे लोग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आएंगे तो क्या होगा। अब देखें ना, अब आप परफॉर्मेंस बच्चे की देख रहे हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस पे हमें फेडरेशन को बेहतर तो नहीं कह सकते। अब दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट जो होता है किसी भी फेडरेशन का,
उसका काम होता फंड लाना, फंड इकट्ठा करना, फंड जनरेट करना, फंड जनरेट करना। लेकिन मैं नहीं समझता कि भुक्ती साहब ने किया होगा, कुछ पैसे इकट्ठे किए होंगे, लेकिन हर दूसरे दिन वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त कर रहे होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे होते हैं। भाई ऐसा नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो एक कैलिबर हुआ करता था, जैसे हम अक्सर जिक्र करते हैं तकरीबन हर प्रोग्राम में, ज़ाहिर है वो मजबूरी है इसलिए करते हैं कि जो पहले के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे या सेक्रेटरीज हुए करते थे, उनका इंटरनेशनली विजन हुआ करता था, वो चीज़ों को फोर्सी किया करते थे और उनकी फेस वैल्यू ऐसी होती थी कि स्पॉन्सर्स खड़े हुए होते थे। आप किस तरह से मवाजना करेंगे जो प्रेसिडेंट साहब का हुआ करते थे सेक्रेटरी? देखिए, दुनिया में होती मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग, जैसे लाहौर कलंदर की एक टीम है क्रिकेट, तो उसकी मार्केटिंग अच्छी है, उसको स्पॉन्सर भाग रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये मार्केटिंग अच्छी नहीं है, मार्केट पीएचएफ की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, जब वो लोग बैठते हैं तो इदारे जो स्पॉन्सर है उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहीं ने मुझे कहा कि खान साहब हम इनको क्या दें, हमें हिसाब किताब ही नहीं मिलता, इस तरह ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, करप्शन के केसेस भी चल रहे हैं कुछ, उसका भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ? देखिए ना, यहाँ पर मैं फिर वो कहूँगा, करप्शन के अगर केसेस चल रहे हैं तो ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि इस चीज़ों को क्लियर करें, या नहीं, वो तो कोर्ट में चल रहे हैं ना, कोर्ट में चल रहे हैं ना, उसके लिए कुछ तो करें ना, या पीएचएफ कुछ करे, उसको क्लियर कराए। ये जो छाप लग गई इनके ऊपर कि भी आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो उसको क्लियर करना भी या नहीं है, चार्जेस ऐसे ही चल रहा है मामला। इसको देखे ना, इसमें तो जब केस चल रहे हैं इसका मतलब कहीं आग लगी हुई है, धुआं का निकल रहा है, कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, इसको क्लियर करना चाहिए। चलें, ठीक है। अनवार भाई, ये जो बांग्लादेश की जो विकेटें हैं वो तो स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं, आप क्या समझते हैं कि मतलब अबरार अहमद टीम में शामिल हैं, तो एक अबरार अहमद का क्या किरदार होगा या हमारे दूसरे स्पिनर्स का, उनका, दूसरे के हमारा पेस अटैक जो है कितना मौसर होगा वहाँ पे उन पिचेस पे बांग्लादेश की? देखिए, ये असल में T20 क्रिकेट में आपको 4 ओवर करने पड़ते हैं, और वो भी 4 ओवर कंटिन्यूसली नहीं करने पड़ते हैं, चाहे वो तेज बॉलर हो या स्पिनर्स हो। तो ये जो हमारे पास अभी टीम में जो लड़के ऑलराउंडर बेसिस के ऊपर जो ना ये फास्ट बॉलर्स हैं, ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और 2 ये स्पेशलिस्ट स्पिनर्स जो है ना, ये हमारे लिए बहुत जो ना कारआमद होंगे। मैं ये समझता हूँ कि उन पिचेस के ऊपर उनका म्यार और हमारी पिचों का म्यार तकरीबन एक जैसे ही है, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैच होगा। बांग्लादेश की टीम को आप कभी हल्का मत लीजिएगा, ये वो बांग्लादेश की टीम नहीं है जो आज से 10 साल पहले जो बांग्लादेश की टीम। लेकिन अनवार भाई यहाँ मैं आपको रुकूंगा, श्रीलंका ने बांग्लादेश को अभी हराया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप श्रीलंका की टीम को भी अंडररेटेड ना करें, वो भी आपको पता है कि वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। श्रीलंका की टीम को आप इतना हल्का न लें, अब एक दिन वो वक्त भी आएगा, आप ये देखिएगा, एक दिन बांग्लादेश की टीम भी वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। बिल्कुल, पहले भी बन चुकी है जी, बनेगी और फिर बनेगी। और जहाँ तक रफीक साहब बैठे हैं, तो मैं एक सवाल ये जरूर करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा इंतहाई अफसोस होता है कि यार क्रिकेट के अंदर हमारे यहाँ दुनिया जान की फैसिलिटीज हैं, हमारे यहाँ पेंशन भी लड़कों को मिलती है, रिटायरमेंट के बाद भी कई लाख रुपए की जो ना महीने की मिल रही है, और लाखों और करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उनका सालाना होता है। यार हॉकी, आप ये सोचे वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, चाहे वो कबड्डी के हो या हॉकी के हो या बॉक्सिंग के हो या किसी भी चीज के हो, जिसके पीछे पाकिस्तान का टैग लगाओ, जिसके सीने पे छाती में पाकिस्तान का बिल्ला लगाओ ना, उनको सबको एक जैसा ट्रीट करें। आप उनके पास फंड नहीं होते, हम चाहते हैं कि वो पुराने ओलंपियन जो ना, भाई पाकिस्तान हॉकी की टीम हमारा नेशनल गेम है, हमारा नेशनल गेम है, उसमें खुदारा आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वजीर आजम को और तमाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए इस पे आवाज उठाएं और उनके लिए इसी तरह से फंड जनरेट करें जिस तरह से क्रिकेटर्स के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये वही टीम है जो दुनिया में हमारा नाम पैदा करती थी, हम हॉकी की वजह से पहचाने जाते थे, क्रिकेट से हमको नहीं पहचाने जाते थे। पाकिस्तान हॉकी स्क्वॉश के नाम से दुनिया में इसका नाम था, लिहाजा इनको सबको चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो बॉक्सिंग के प्लेयर हो, चाहे वो हॉकी का हो या किसी भी XYZ का हो, जिसके पीछे नेशनल लगा है, उसको वही रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड देनी चाहिए जो एक क्रिकेटर्स को दी जाती है, उनको भी इसी तरह से समझा जाए और उनको भी वही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। अच्छा अनवर, मतलब पहले ही ICC पे ये छाप लगती थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का काफ़ी असर है ICC में, लेकिन अब तो जनाब उनके चेयरमैन तो पहले ही जय शाह हैं ICC के, और अब तो
जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संजोग गुप्ता, वो भी मतलब ये कि आईसीसी में शामिल हो गए हैं। तो ये तो आईसीसी जो है वो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन गया है। पहले ही पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होती थी, क्या कहेंगे? सर मैं तो ये पिछले 2 साल से बात कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो आईसीसी जो है ना, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं ना, क्योंकि बात यह है कि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो मतलब कि इतना बड़ा मतलब फाइनेंशियल हब है कि दुनिया के तमाम प्लेयर्स और दुनिया के जितने भी जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना, वो सब अंडर द बेल्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट काम कर रहे होते हैं। तो उनके पास फंड भी इतना है और पावरफुल भी इतने हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है ना, बहुत वीक है। हमारी कोऑर्डिनेशन ना बांग्लादेश के साथ है, ना श्रीलंका के साथ है, ना अफगानिस्तान के साथ है, जिसका रिजल्ट ये है कि हम सबसे पीछे हैं। सही। रफ़ीक साहब, जो अभी मतलब ये कि आपने देखा कि एक पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड में मुआहदा हुआ है हाइब्रिड मॉडल, और उसके तहत 2028 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हुए, हम दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे बल्कि वो न्यूट्रल मुकाम पे होंगे। अच्छा, हॉकी की भी कमोबेश सिचुएशन यही हो रही है, इसलिए कि जूनियर एशिया कप और वर्ल्ड कप भी जो है इंडिया में हो रहा है। तो अच्छा, इस वक्त हालात ऐसे कशीदा हैं पाकिस्तान और इंडिया के सियासी कि नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम जो है वहाँ जाए, इसलिए कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ये भी मतलब मामलात हैं। फिर वहाँ से अभी से पाकिस्तानी टीम को जो है थ्रेट किया जा रहा है, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि ये भी मतलब हॉकी के मैचेस भी जो एशिया कप के और जूनियर वर्ल्ड कप के हैं, जूनियर एशिया कप वर्ल्ड कप के, ये भी न्यूट्रल मुकाम पे होने चाहिए? रियाज साहब, इसमें सियासत है इंडिया की। इंडिया ने प्री प्लानिंग जो है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने के लिए वहाँ से अखबारात के थ्रू थ्रेड कॉल चलवाई हैं। सही। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है थ्रेड का, तो थ्रेड कब नहीं आया पाकिस्तान पर? हाँ। जब भी टीम इंडिया गई थ्रेड आया। यहाँ तक कि क्रिकेट मैच हो, हॉकी मैच हो, हमले होते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया खुद चाह रहा है कि पाकिस्तान रिफ्यूज़ करे। तो टेक्निकल तौर पर और सियासी तौर पर पाकिस्तान को इनकार नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बड़ी अहम बात है, देखिए अभी यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई है, तो एक जो जुगादरी बड़े सबसे बड़े हमारी दुनिया में थे ट्रंप, उन्होंने सुलह करवाई, उन्होंने जंग रुकवाई। तो हमारे जो FIH के प्रेसिडेंट है इस वक्त बैठे हुए हैं तैयब इकराम साहब, उनका काम है कि वो इस बात पे एक्शन लें कि ये क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, ये क्यों कर रहे हैं, ये फेडरेशन या हुकूमत क्यों कर रही है। अगर करती है तो उसके खिलाफ उसको FIH को भी तो चाहिए ना बोले, ना कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बोले या हुकूमत पाकिस्तान बोले। क्या ज़रूरत है उनको बोलने की, या खिलाड़ी कहें कि हमने नहीं जाना। तो FIH का भी काम है कि अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी है तैयब इकराम, जो है हमारा बरखुरदार है, पाकिस्तानी है, उसको चाहिए कि उस पर कुछ ना कुछ तादीबी कार्रवाई करे। लेकिन आप रफ़ीक भाई, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़रूर, मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तानी ज़रूर हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुद तो नहीं कर सकते, पूरी काबीना होती है, वो सब मिल के एक डिसीजन लेते हैं। देखिए, इसमें भी बताऊँ ना कि अगर आपने जब ये थ्रेड कॉल आती हैं, थ्रेड कॉल अगर आ रही है, अगर इंडिया मीडिया कह रहा है, हुकूमत इंडिया तो नहीं कह रहा ना, अगर आ रही है तो हुकूमत इंडिया का भी तो काम है। PHF फेडरेशन जो है इंडिया की हॉकी फेडरेशन, उसका भी तो काम है ना कि कोई वहाँ, मेरी नज़र से कोई ऐसी खबर नहीं चली अभी तक वहाँ से, ना वहाँ से भिजवाई है उन्होंने, ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कोई लेटर भेजा उन्होंने कि जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि नहीं भी आप आएँ, आपको हर सहूलत दी जाएगी। तो ये प्री प्लानिंग किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को खुलम खुला रिफ्यूज़ करना चाहिए, जाना चाहिए वहाँ पे, और इनकार नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, अपने अनवारुल भाई, ये बताइएगा कि जो अभी मैंने बात की थी कि जनूबी अफ्रीका के जो कप्तान हैं वियान मिल्डर, उन्होंने 367 रन बनाए और वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। यार दुनिया में उनको सराहा जा रहा है, यकीनन उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कप्तान की हैसियत से, लेकिन क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि भाई आप मतलब ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को तो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक ये फैक्टर होता है कि अगर आपने मैच को जीतना है और आप इस पोजीशन में हैं कि अगर आप उसको डिक्लेयर करते हैं और आप मैच जीत जाते हैं,
तो ये तो एक समझ में आता है कि चलो क्रिकेटिंग एक सेंस है। और जिम्बाब्वे की टीम कोई इतनी हाई क्लास टीम नहीं है। अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करते तो मैं समझता हूँ कि बड़े एक खुश आइंद बात थी। मैथ्यू हेडी ने भी 300 समथिंग रन किए थे, फिर उसके बाद लारा ने उनका रिकॉर्ड फिर तोड़ा, उसके बाद फिर उसके बाद 300 रन ये जो हुए हैं। मैं ये समझता हूँ इससे पहले आपको पता है हैदराबाद में जावेद मियांदाद 280 रन पे बैटिंग कर रहे थे और मुदस्सिर नजर, तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था और वो जावेद मियांदाद भी 300 समथिंग रन के करीब थे। मगर इमरान खान ने लंच से पहले ही, मैच स्टार्ट से पहले कहते था इंडिया से मैच है, अगर तुम 300 रन लंच तक के इस एरा में आ गए तो मैं तुम्हें आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैच जीतना है, सीरीज जीतनी है। और इमरान खान ने वो मैच जीता और सीरीज जीती। ये तो एक बात समझ में आती है। मगर जब ये देखा जाए कि ये पहला मैच है और उतनी बड़ी टीम नहीं है जिम्बाब्वे की, तो ये रिकॉर्ड अगर आप बनवा लेते तो ये पूरी जिंदगी भर साउथ अफ्रीका के नाम रहता। सही। आपने रफ़ीक खान साहब, पाकिस्तान की टीम के काफ़ी अरसे बाद आप समझते हैं कि एक अच्छा कोच ताहिर ज़मान की सूरत में मिला है, इसलिए कि जब गैर मुल्की कोचेज़ होते हैं तो हमारे खिलाड़ियों को कम्युनिकेशन का मसला होता है, बहुत सी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। एक तो ये बताइए कि मतलब पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, दूसरे ये कि इंटरनेशनली अभी हमारे खिलाड़ियों की जो फ़िज़िकल फ़िटनेस का लेवल है वो उसको मतलब आप किस तरह से देखते हैं? रियासत बात यह है कि मैं तो हमेशा से ही गैर मुल्की कोच के मुखालिफ रहा हूँ। उसकी बहुत सी वजूहत है, बस सबसे बड़ी बात है कि बैरियर है, ज़बान का बैरियर है। जो पाकिस्तानी कोच खिलाड़ी को समझा सकता है वो गोरा नहीं समझा सकता। हाँ, फेडरेशन को ये चाहिए कि गैर मुल्की कोचों को बुलाकर सेमिनार मुनक्किद करें, उनको बुलाएं, अपने कोचेस को ट्रेनिंग दिलवाएं। सही। ट्रेनिंग के बाद ताहिर ज़मानी से क्वालिफाइड कोच माशाल्लाह, कमर कोच इब्राहिम हमारा क्वालिफाइड कोच है, ये अच्छे कोच हैं। और इनको आप जैसे ना, ताहिर ने टीम अच्छी खिलाई है, ऐसी बात नहीं है। ताहिर समझदार लड़का है और उसने जितनी हॉकी खेली टीम के साथ और फिर जितनी कोचिंग की उसने, आपने देखा होगा कि टीम ठीक जा रही है, ठीक खिला रहे हैं। सही, ठीक है जनाब। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक और यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रफ़ीक खान। तो एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक और यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं लाहौर से आए हुए हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रफ़ीक खान। चलते हैं अपने अनवारुल हक की जानिब। अनवारुल हक, ये बताइएगा कि इंग्लैंड और
इंडिया के दरमियान इस वक्त टेस्ट सीरीज़ जो है खेली जा रही है। दोनों टीमें जो हैं अब तक एक एक टेस्ट जीत चुकी हैं और तीसरा टेस्ट चल रहा है। आप इसको किस तरह से सम अप करेंगे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को और जिन खिलाड़ियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है? देखिए, बात यह कि इंडिया की टीम नो डाउट बहुत अच्छी टीम है। उन्होंने एक मैच हारने के बाद ये जो जीता है, इसका मकसद ये कि उनमें इतनी क्वालिटी है। अभी भी मैच चल रहा है, 287 for 7 है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये 300 रन करते हैं तो पिच का बिहेवियर ऐसा है कि इंडिया के प्लेयरों में वो कैपेबिलिटी है। बैट्समैन ऐसे प्लेयर हैं, उनकी सबसे अच्छी बात जो है ना, वो एक तो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, बेखौफ और खतर क्रिकेट खेलते हैं। उनको ये नहीं सब हमारे यहाँ ये होता जगह पक्की करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, वो लोग अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि देखिए उन्होंने बहुत आसानी के साथ जो है इंग्लैंड को मैच हरा दिया। और ये मैच जो है अभी भी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया के फेवर में है, 287 for 7 है। और ये अगर इन्होंने इंडिया की टीम ने इनको 300 में आउट करने के बाद फिर ये 400 450 रन अगर करते हैं तो ये मैच की पोजीशन अच्छी हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को मैं समझता हूँ कि शायद ये सीरीज 3-2 से जाएगी। सही। अच्छा, ये चलें पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि नए कप्तान जो है सलमान अली आगा, गो के अभी ज़ाहिर है इब्तिदा है और इस मौके पे मतलब कोई आप वसूख से नहीं कह सकते कि फ्यूचर में ये कैसे रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए इनको कप्तान बनाया, अच्छी उम्मीदों के साथ कि ये बेहतरीन कप्तान होंगे। लेकिन आप इनको किस तरह से देख रहे हैं सलमान आगा को बहैसियत कप्तान? देखिए, बात ये कि इस वक्त जो है ना करंट पोजीशन जो पाकिस्तान क्रिकेट की है उसमें वो बेस्ट चॉइस है। वो एज ए प्लेयर भी, परफॉर्मेंस वाइज भी, कप्तानी अभी कोई ऐसा उनका रियल टेस्ट हुआ नहीं है। कप्तानी जो है ना डिफिकल्ट जॉब होती है, बाउंड कैप्टन होती है। जैसे हमारे माजी के अंदर मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद या अभी जुनूस खान, या उसके बाद जो मैंने देखा टैलेंटेड वो था सरफराज। अभी वो ऐसी झलक नजर नहीं आ रही है। हो सकता है वो अपने आप को इम्प्रूव करें, बट एज ए प्लेयर ही इज डूइंग गुड जॉब। वो तीनों फॉर्मेट के अंदर रन्स करते हैं, ये जो गुड परफॉर्मर, अच्छे फील्डर हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि बेस्ट चॉइस है। सही। अच्छा रफ़ीक खान साहब, ज़ाहिर है आप तो साफ़ी हैं, हर खेल पे आप लिखते हैं, क्रिकेट पे। हमने अभी तक हॉकी के सवालात इसलिए कि आपका मेन बीट जो है हॉकी रही है, लेकिन ज़ाहिर है आपने तो क्रिकेट को भी कवर किया है बहुत ज़्यादा और इंटरनेशनल इवेंट्स में भी आप गए क्रिकेट के। PSL, एक तो ये बताइएगा कि नो डाउट के मतलब एक पाकिस्तान का बेहतरीन ब्रांड बन के सामने आया और दुनिया भर में इसका एक सॉफ्ट इमेज गया है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब जो 11वां एडिशन होगा उसमें जो है 6 के बजाय 8 टीमें होंगी, इसको किस तरह से देखते हैं? हम मैनेज कर लेंगे इसको सही तरह से? बात यह है कि ये आइडिया बुरा नहीं है क्रिकेट बोर्ड का, और इसको बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि हाँ, इनको चाहिए कि जो लाहौर, पिंडी, मुल्तान और कराची से बाहर निकलेंगे, दूसरे शहरों में भी इन इवेंटों को कराया जाए और टीमों को जो ये बढ़ा रहे हैं, टीमों अभी देखें ना, ताहाल तो जो मुआहदे इनके ख़त्म हो चुके हुए हैं ना, जो PSL की टीमों के थे। अब देखना ये है कि PHF क्रिकेट बोर्ड और ये लोग कैसे इस मुआहदे को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। मगर कुछ शिकायत ऐसी भी मिली हैं ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब ये है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे थे कि जिनसे जो बात की गई थी उनको प्रॉपर जो था ना, उनको पैसे नहीं मिल पाए हैं। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए थे ना ज़रा नज़र रखे और देखे कि जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खिलाड़ियों के साथ उसको प्रॉपर उनके। अच्छा, दूसरे हॉकी की तरफ आते हैं। अब काफ़ी अरसे से ये हो रहा है कि जो डिपार्टमेंट्स की टीमें जो हैं, देखें क्रिकेट की टीमें जो 2018 या 19 में ख़त्म होना शुरू हुई, लेकिन हॉकी की और दूसरे जो गेम्स की टीमें थी ये तो अर्ली 90s में मतलब ख़त्म होना शुरू हो गई थी जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे। तो आप क्या समझते हैं, डिपार्टमेंट्स की टीमें अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं और बड़ा ये शोर मचा पिछले दिनों के जी डिपार्टमेंट्स की, मतलब वो टीमें जिन्होंने ख़त्म कर दी थी वो जो है वापस बनेगी, लेकिन खिलाड़ियों को अभी तक जॉब और कैरियर का मसला है और डेली तो वैसे ही नहीं मिल रही है। क्या रियाज साहब अगर मुझे टाइम देंगे इसके ऊपर भी मैं आपसे, टाइम तो हमारा आखिरी पहले वक्त ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल बताइए। हर इदारे में एक इंटेलिजेंस विंग होता है, ठीक है, बैंक हो कोई और शोबे, उस इंटेलिजेंस विंग की जो है शिकायत, उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट में जो टीमें बन रही हैं वो सिफारशी हैं, पैसे लेके बनाई जाती हैं। सही। मतलब मैं आपको क्या मिसाल दूं,
कि हॉकी में और क्रिकेट में 45 साल के लड़के अगर खेलेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से तो किसको फायदा होगा? नहीं, डिपार्टमेंट अगर उनकी फिजिकल फिटनेस बेहतरीन है और वो मतलब आपको आउटपुट दे रहे हैं तो फिर तो कोई मसला भाई नहीं है। 45 साल की फिटनेस कहाँ से होगी? खिलाड़ी नए लेके यंग लेके आए ना आप, यंग लड़के आप भर्ती नहीं चार्ल्स करते। वर्थ जो अपने ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता था वो ओवर 40 था और इंटरनेशनल हॉकी खेल रहा था। ठीक है, वो खेला होगा, मैं ये नहीं कहता, मगर आप बाहर के खिलाड़ियों से अपना मुआवजा ना करें ना। यहाँ से तो 38 साल का लड़का जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, उनका मिच्योरपन खत्म हो जाता है, उनकी जवानी खत्म हो जाती है। तो बात कहने की फिर मैं आपसे कहूँगा डिपार्टमेंटों को भी चाहिए ना। चले ठीक है, डिपार्टमेंट बंद हो गए थे साबका हुकूमत में, अब 2.5 साल हो गए हैं, कौन से डिपार्टमेंट खुले? अनवार भाई, अनवारुल हक साहब, जी हमारी जो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट है ये हमेशा से मतलब इस पे बातें होती रही हैं, तो ये इसका मुस्तकबिल क्या होगा? कभी हम टीमें घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। कराची जैसी टीम जिसका आपने ख़ुद जिक्र किया कि हमने इतने टाइटल्स जीते हुए हैं हर मतलब एक सतह पे, उसके बावजूद जो है कराची की टीम के साथ ये सलूक हो रहा है, जबकि कराची वो शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है और इसकी आबादी कुछ लोग कहते हैं 3.5 करोड़ है, कुछ 3 कहते हैं, कुछ 4 भी कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो मैच करती है कराची के खिलाड़ियों परफॉर्मेंस? सर, इसका सबसे बड़ा अलमिया ये हो गया कि हमारे यहाँ पर जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा जो है जो हमारी जो क्रिकेट होती थी ना, जो क्लब क्रिकेट भी थी, वो कराची की वो भी एक तरीके से बिल्कुल किनारे पर खड़ी की है। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि वो क्लब क्रिकेट के अंदर भी उसका इंटरवीन होता है कि वो वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, टीम यहाँ की होती है, लड़के यहाँ पे खेल रहे होते हैं, ग्राउंड खाली नहीं मिलते हैं। वो जो क्या कहना चाहिए, वेटरन्स क्रिकेट वाले और मल्टीनेशनल क्रिकेट वाले वो ग्राउंड हायर कर लेते हैं, बच्चों को खेलने को ग्राउंड नहीं है। तो ये तमाम फैसिलिटीज है। कराची तो ये वो जगह है जहाँ से हनीफ मोहम्मद, ज़हीर अब्बास जैसे, नसीमुल गनी जैसे, सादिक मोहम्मद जैसे, ज़हीर अब्बास जैसे पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, आसिम उमर जैसे या मंसूर अख्तर जैसे, ये सारे इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, सारे पाकिस्तान। आप ये देखें तो सही ना, शाहिद आफरीदी क्रिकेट ने, अरे साहब शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, आप यूनुस खान है ताल्लुक वहाँ से, मगर यहीं की पैदावार है, यहीं पे क्रिकेट खेले। राशिद लतीफ है, मोइन खान है। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स जो हैं सारे यहाँ पर होते थे। तो यार ये तो बड़ा जुल्म है क्रिकेट के साथ कि आप लोगों ने कराची की टीम को बाहर कर दिया। सही। अच्छा अनवार भाई, हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो क्रिकेट के हवाले से आप कहना चाहते हो और दूसरे मैसेज हमारे खिलाड़ियों को, हमारे नौजवान जो हैं उनको ज़रूर दीजिएगा? मैं देखें एक मैसेज पाकिस्तान जो ना प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपनी पुरजोर, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम साहब ने सारे डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट को फ़रोग दिया था, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, आपने शहबाज शरीफ साहब से कि आप पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दें कि पूरी टीमें बनाएं और साथ साथ उनकी एक अंडर 19 की टीम भी बनाए और उसके साथ साथ लड़कियों की टीम, जिस तरह हमारी पाकिस्तान लड़कियों की भी टीम खेल रही है, ये 3 टीमें बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन तैयार हो जाएगी। हमें किसी गैर मुल्की कोचों की भी जरूरत होगी, हमें किसी ये टैलेंट हंट की, और ये अपने आप ही प्लेयर सब निकल के आएंगे और इसी तरह से अंडर 19 की टीमें और सब बनेंगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगी। सही। रफीक भाई, यही सवाल आपसे कि कोई मतलब ऐसी बात जो स्पोर्ट्स के हवाले से या हॉकी के हवाले से आप कहना चाहें, दूसरे हमारे नौजवानों को मैसेज ज़रूर दीजिएगा। बात यह है कि बार बार डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ये रूल और रेगुलेशन है। अच्छा, डिपार्टमेंट कोई एफिलिएशन लेता है ना इदारे से, क्रिकेट बोर्ड से लेगा, हॉकी से लेगा, फुटबॉल से लेगा, उसकी शिकें हैं। उसमें सबसे पहली शिक है उस डिपार्टमेंट के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है। सही। मुझे ये बताएं, रेलवे, वापडा, आर्मी के अलावा कोई डिपार्टमेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट नहीं कराता, निचली सतह से ऊपर नहीं आते वो लोग। सिर्फ उन्होंने अपने नाम के, मतलब पीआई की टीम आज से 10 साल पहले तक पीआई की टीम चैंपियनशिप खेलती रही, जबकि पीआई के डिपार्टमेंट अच्छा हो गया, कस्टम की टीम खेल रही है। चले अभी बहाल हुए कुछ बच्चे, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं तौकीर डारे साहब की वजह से। मेरा मौकफ यह है कि खिलाड़ी भर्ती करें, ना कि अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए। नौजवानों को मैसेज सिर्फ ये है कि खेल को आप खेल मत समझें,
क्योंकि दुनिया में खेल डिग्री हो गया है। मैं जो खिलाड़ी हैं उनके माँ बाप से भी उनको यही कहता हूँ कि कभी मत ये कहो कि खिलाड़ी खेलने गया है, उसे कहो कि खिलाड़ी क्रिकेट पढ़ने गया है, खिलाड़ी हॉकी पढ़ने गया है, खिलाड़ी फुटबॉल पढ़ने, क्योंकि डिग्री है, ये डिग्री है। वो पहले दौर खत्म हो गए, जब पहले कहा गया जाता कि जब बच्चा खेल ले, लेकिन अब खेल में तो आपको जो पढ़ा लिखा शख्स है, जो डिग्री वाला आदमी है, बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठा है, वो आजकल वो पैसे नहीं कमा रहा है जो खिलाड़ी कमा रहा है, बशर्ते के दिलो जान से उसको जुनून के साथ आप खेलेंगे, जुनून के साथ अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी शाहिद अफरीदी बन सकते हैं, आप भी शहबाज सीनी बन सकते हैं, हनीफ खान बन सकते हैं। अनवारुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपको तकलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और रफ़ीक खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो और आपने देखा कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हमारे मुल्क के रफ़ीक खान, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह ताला किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।